नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास सेशन हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स को। आज के प्रमुख करंट अफेयर करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अपने भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो कहाँ, उनके नाम क्या क्या हैं और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनकी स्टेट लोकेशन बताइए और राजधानियाँ पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी आज करंट अफेयर उनके काफ़ी कुछ राज्यों की चर्चा है, तो अगर आप जान लीजिएगा। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को 7+1 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिसको कि अगर आप बता दें 7+1 में कौन है, सिक्किम है। तो एक तरफ से चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक। और वहाँ पर आप देखिए जो इसको बोलते हैं चिकन नेक, मतलब क्या होता है ये कि मुर्गी की गर्दन के हिसाब से यहाँ पे गलियारा है, जिसपे आप यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों में आप क्या कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे। ये बेसिकली पश्चिम बंगाल का इलाका है यहाँ पे। तो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। फिर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। उसके नीचे है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी है नीचे इम्फाल। और फिर मिजोरम की राजधानी है आइजोल। फिर हम बढ़ते हैं बांग्लादेश तरफ, उस साइड है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। उसके बाद में है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और असम की राजधानी है गुवाहाटी। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बेसिकली सबसे बड़ी नदी है। और आपको बता दें, जो यहाँ पे जो बॉर्डर पे जो लगा हुआ है, ये वाला राज्य है, ये आपका है बांग्लादेश। और ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो भारत जिस राज्य देश के साथ सीमा बनाता है वो कौन सा है वहाँ पे, वो है बांग्लादेश। तो आइए देखते हैं इसके प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या। कि लोकसभा में अभी हाल ही में जो आपको पता चल होना चाहिए, शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें क्या हुआ, एक विधेयक आया है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021, जिसको एनडीपीएस बोला जाता है। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो लोकसभा में स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक, तो आप इसका इंग्लिश वर्ड जानना याद रखिएगा, इसको पेश किया गया है। इस संशोधन विधेयक को इसी वर्ष 30 सितंबर को एक अध्यादेश की तरह लाया गया था। अब अध्यादेश का टाइम पूरा हो गया, उससे पहले इसको रिप्लेस करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो आज इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अभी हाल ही में भारत और रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने 21वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है भारत के अंदर। ध्यान रखना, जो इस टाइम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, भारत के अंदर हुआ है। इस शिखर सम्मेलन में भारत जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भाग लिया है। इसके बारे में आज जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आज कैंपा के बारे में। अगर कैंपा की फुल फॉर्म आ जाती है, इसका फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अर्थात इसका हिंदी में प्रतिकारात्मक वनारोपण निधि एवं प्रतिकारात्मक वनारोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। इसके बारे में अब तक 32 राज्यों में 48,606 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। तो इसके बारे में देखेंगे आखिर क्या है कैंपा फंड और क्यों इस टाइम चर्चा में है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए अभी क्या हुआ है, कुछ अभी 1-2 दिन पहले क्या हुआ है कि त्रिपुरा राज्य में जो हमारे आर्म फोर्स हैं उनको क्या हुआ है, एक सूचना, ऐसा होम मिनिस्ट्री का कहना है कि उनको एक सूचना मिली थी कि वहाँ पर संदिग्ध लोग हैं, उनको उन्होंने वहाँ फायरिंग की। वो गलती से क्या हुआ, वहाँ के जो आदिवासी लोकल लोग थे वो मारे गए हैं। तो राज्य में हुई हत्याओं के बाद त्रिपुरा में कई आदिवासी संगठनों द्वारा इस क्षेत्र के देसी समुदायों के लिए एक अलग राज्य की मांग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया। वो चाहते हैं त्रिपुरा में एक अलग राज्य बने। इनका तर्क है कि राज्य में देसी समुदायों का जीवन और अस्तित्व दांव पर लग चुका है, वो वहाँ पे सही से जी नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आप आए अब सपा के खतरे पे आप मंडराते रहते हैं। वो चाहते हैं उनके लिए एक अलग राज्य बने। इसके अलावा हाल ही में नागालैंड में 14 नागरिकों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री वहाँ के जो हैं नेफ्यू रियो ने सशस्त्र बल, जिसे विशेष अधिकार अधिनियम अर्थात आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको अफसपा बोला जाता है, इसको निरस्त करने की मांग की है। नॉर्थ ईस्ट रीजन हमेशा मांग करते रहते हैं। तो अफसपा के बारे में देखेंगे और देखेंगे अलग राज्य मांग के बारे में क्या है करंट अफेयर में। इसके अलावा बात करेंगे इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट, जिसको बीआईएस या फिर यूँ बोलें अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, और बात करेंगे व्यापार करने की स्वतंत्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिए हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की डिटेल में एनालिसिस। इससे पहले दिया मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। क्योंकि एक चैनल ना केवल आपके यूपीएससी तैयारी को और गहन और विश्लेषण के लिए हेल्प करेगा, बल्कि जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम हैं, इसके अलावा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, फोर्सेस जैसे आर्मी, नेवी, आपका एयरफोर्स है, इसके अलावा आप जो भी बैंकिंग क्षेत्र में ऐसे जो एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीके ना केवल पूछी जा रही है, आजकल क्या हो रहा है करंट अफेयर डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में या से लिंक टॉपिक पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा, ना केवल आपको करंट अफेयर के बारे में जानकारी रखनी होगी, बल्कि आपको डिटेल में एनालिसिस, उसका बैकग्राउंड और कहाँ से चीज़ें आई हैं उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। तो इस तरह की जानकारी करने के लिए या फिर देश दुनिया में कौन सी खबरें चल रही हैं उनके बारे में सटीक जानकारी, उनका विश्लेषण जानने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश अड्यार के साथ। आइए शुरू करते हैं इनका विश्लेषण। सबसे पहले देखते हैं
एनडीपीएस विधेयक, जिसका मतलब है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि आपके यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 2 से लिंक टॉपिक है। अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं सरकार की कौन सी नीतियां हैं और उन नीतियों के कार्यान्वयन कैसा चल रहा है, उससे कौन से विकास, जो कौन से उनके विषय उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे लिंक टॉपिक होगा, तो एनडीपीएस एक्ट उसमें शामिल हो जाएगा, अर्थात नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो एक्ट 2021 आया है। तो एनडीपीएस के बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर एनडीपीएस एक्ट क्या है, क्या हथियार मतलब कि क्यों ताकतें दे रहा है हमारे देश के किन लोगों को, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस विधेयक के उद्देश्य की बात की जाए तो सरकार द्वारा ये विधेयक है एनडीपीएस की धारा जो 27 है उसके प्रावधान में पाई गई एक गलती को सुधारने के लिए पेश किया गया है। तो देखेंगे कि आखिर क्या है धारा 27, उसमें क्या गलती हुई है, इस त्रुटि की वजह से, इस गलती की वजह से हुआ क्या है। इस अधिनियम की धारा 27 के अवैध तस्करी के लिए जो वित्त पेश करने के वाली दंडित करने के लिए जो संबंधी प्रावधान है वो क्या हो गए थे, अप्रभावी हो जाता है। मतलब क्या है, अगर कोई अवैध तस्करी करता है तो 27 धारा 27 उसमें क्या हुआ है, कुछ त्रुटि हो गई है, जिससे क्या होता है जो इसमें इसके जो स्मगलिंग के लिए जो फाइनेंस सपोर्ट करते हैं, जो वित्त पोषित करते हैं, उनमें क्या वो दंड के प्रावधान से छूट रहे हैं, तो उनको शामिल करने के लिए इसको चेंज किया जा रहा है। वर्ष 2014 में हुआ क्या है, चिकित्सा संबंधी जरूरतों के लिए क्या गया है, जितनी मादक दवाएं हैं उनके उपयोग को आसान बनाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया गया कि जरूरी नहीं है जो मादक पदार्थ हैं वो सिर्फ आप ड्रग्स में, ड्रग्स मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो आप नशीली पदार्थों में यूज करें, बल्कि दवाओं के लिए यूज होते थे, इसलिए उनको आसानी से उपलब्ध हो, इसलिए उसमें कुछ चेंजमेंट किए गए थे, जिससे क्या हुआ कि दंड के प्रावधान में संशोधन नहीं किए जाने से ये त्रुटि उत्पन्न हो गई है कि ऐसा उसमें नहीं लिखा, मतलब उसमें क्या हुआ था आप यूज करिए, तो कहीं ना कहीं उसमें जो दंड के प्रावधान थे वो छूट गए हैं, उनको फिर सही किया जा रहा है। तो जून 2021 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कानून का निरीक्षण करने पर इस त्रुटि को चिन्हित किया था और केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो अधिनियम की धारा 27 है उसके प्रावधानों को संशोधित करने के लिए वहां के जो त्रिपुरा का हाई कोर्ट था उसने वहां पर उनको निर्देश दिया था। तो देखते हैं इस संशोधन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इस अधिनियम के प्रारूप में इस त्रुटि का पता तब चला जब एक आरोपी ने त्रिपुरा में विशेष अदालत में अपील दायर करते हुए कहा था कि उस पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जो उसने काम किया है वो धारा 27(1) के तहत एक खाली सूची से संबंधित है और उसमें क्या हुआ, इसको अपराध शामिल नहीं किया गया। तब देखा गया वाकई में त्रुटि है, तो उसके बाद में त्रिपुरा जो हाई कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को कानून में संशोधन करने का क्या दिया था, एक उनको निर्देश दिया था। क्योंकि इसमें पनिशमेंट की बात की जाए तो ये 10 से 20 साल के रिगरस इम्प्रेसमेंट होता है, साथ ही साथ इसमें 1 से 2 लाख रुपए तक का फाइन और 2 लाख से ऊपर भी हो सकता है। तो आखिर देखें कि एनडीपीसी जो अधिनियम की धारा 27 थी उसमें त्रुटि क्या हुई थी। तो नारकोटिक्स ड्रग्स एक बेहतर चिकित्सा पहुंच की अनुमति दी जाने के लिए जब 2014 में एनडीपीएस के अधिनियम में एक संशोधन किया गया, जिसके तहत आवश्यक जो नारकोटिक्स दवाएं थी उनके ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनके लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए राज्य द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे उनको हटा दिया गया था। इसी संशोधन के मसौदे में एक क्या त्रुटि आई कि 2014 संशोधन से पहले अधिनियम की धारा 2 के खंड जो 8A है उसमें एक उपखंड है 1 से 5 तक, जिसमें अवैध यातायात शब्द को परिभाषित किया गया था। और इसी जो खंड था इसमें क्या हुआ था, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम 2014 द्वारा खंड 8B के रूप में इसको रिप्लेस किया गया, क्योंकि इसमें आवश्यक जो स्वापक औषधियां हैं उनको परिभाषित करते हुए अधिनियम की धारा 2 में 8A जोड़ा गया। हालांकि अनजाने में इसमें क्या हुआ, इस जो चेंजमेंट आए थे उनमें 27A में संशोधन नहीं किया गया, जिससे लेकर विधेयक की लगातार आलोचनाएं हुई, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का इसमें ये कहना है कि विधेयक में संबंधित प्रावधान वर्ष 2014 से होने वाले अपराधों पर पूर्वव्यापी प्रभावों से लागू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे क्या हुआ है जो 2014 से लेकर आज तक जिन लोगों ने ये अवैध तस्करी की है और वो इससे छूट रहे हैं चक्कर में, तो उनको क्या किया जाए, ऐसे पूर्वव्यापी प्रावधान मतलब क्या होता है कि आज नियम आप आज बनाएंगे लेकिन वो अगर बोलेंगे आज से 2 साल पहले से जितने हुए उन तक लागू होंगे तो वहाँ पे लागू कर लिए जाएंगे, जिससे क्या है नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसका जो उल्लंघन हुआ है उसको दूर किया जा सके। साथ ही साथ ये कानून अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है, जिसमें आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को केवल उसी अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है जिसके लिए अपराध किए जाने के समय कानून मौजूद है। क्योंकि अगर पूर्वव्यापी आप शामिल करोगे तो कानून आज बना है तो आप पीछे वालों को आप दोषी नहीं साबित कर सकते हो, इसलिए क्या किया है इस विधेयक में आलोचना की जा रही है कि आप इसको पूर्वव्यापी शामिल ना करिए। अगर हम बात करें मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए हमारे देश में क्या क्या नीतियां बनाई जा रही हैं, कौन कौन सी पहले हैं, तो विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर देश के अंदर क्या किया है, 272 जिलों को चिन्हित किया गया है। पूरे अपने लगभग 600 जिले हैं, उनमें से 272 जिलों में नशा मुक्ति भारत अभियान या जिसे ड्रग्स मुक्त भारत अभियान को 15 अगस्त 2020 को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2018 से लेकर 2025 के टाइम पीरियड के समय
नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। सरकार द्वारा 2016 में नार्को समन्वय केंद्र का भी गठन किया गया जिसमें आपस में सहयोग बन सके। इसके अलावा सरकार द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स संबंधी जितने भी अवैध व्यापार हैं, तस्करी है, नशेड़ियों के जो पुनर्वास है या फिर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जनता को शिक्षित करने में आज में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कि जो भी खर्चे आएंगे, चाहे आपको नशे अवैध व्यापार को रोकना हो, आपको जो नशेड़ी लोग हैं उनको अब दोबारा से पुनर्स्थापित करना हो, या फिर नशीली दवाओं का उपयोग जो जनता के शिक्षित करने के लिए उपयोग करना है, आपको जागरूकता फैलानी है, इसके लिए जो कोष चाहिए उसके लिए उन्होंने नशीली दवाओं के लिए दुरुपयोग नियंत्रण हेतु एक राष्ट्रीय कोष जिसको नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज नामक एक कोष का भी गठन किया है जिससे रुपए की कमी ना आ पाए। तो इन चीज़ों को देखना है क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था 27 में त्रुटि के कारण इसमें चेंज दिक्कत आई थी, अब उनको चेंज करने की बात की जा रही है। बात करेंगे भारत रूस शिखर सम्मेलन के बारे में, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि रसिया हमारा पुराना मित्र सहयोगी देश है और उसने हमें बहुत हेल्प की है। तो अभी क्या हुआ है, 21वीं दौर की वार्ता हुई है, उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे और 6,000 करोड़ रुपए तक का लगभग उन्होंने व्यापार किया है। तो ये जो आपका टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देशों का संबंध कैसे हैं, उससे लिंक कभी अगर आपके क्वेश्चन आता तो ध्यान रखिएगा। तो रसिया का देख लीजिएगा, रसिया सबसे नॉर्थ में है आपके यूरेशिया वाले क्षेत्र में, क्यों रसिया ऐसा देश है जो यूरोप में भी आता है और एशिया के अंदर आता है। तो इनके साथ ही पहली बार क्या हुआ है 2+2 डायलॉग की आयोजित किया गया है। इससे पहले ये जापान के साथ किया जा चुका है और अमेरिका के साथ 2+2 डायलॉग किया जा चुका है। अब बात रसिया की भी है तो देखेंगे 2+2 डायलॉग है क्या। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, अन्वेषण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैवी इंजीनियरिंग, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के कुल मिलाकर 28 समझौतों पर भी साइन किए गए हैं और ये लगभग 6,000 रुपए का व्यापार किया गया है। तो देखते हैं कि जो हमारे देश के पीएम मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन ने क्या क्या कार्य किया है। इसमें अगर प्रमुख टॉपिक हम देखें कि पॉइंट वाइज फैक्ट वाइज देखें क्या क्या हुआ है, तो रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अगले वर्ष 7 वर्ष 2022 में जब 22वां भारत रूस शिखर वार्षिक सम्मेलन होगा उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने कोविड के द्वारा जो चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं उनमें दोनों देशों के मध्य विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है कि हम स्पेशल दोस्त थे, आगे भी स्पेशल रहेंगे। इसके अलावा इसी शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो ट्रांसपोर्ट के ले आ रहा है जिससे हम क्या करें ऊपर यूरोपियन कंट्री तक पहुंच पाएं उसको, और साथ ही साथ प्रस्तावित जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, मतलब कि हम चेन्नई से रसिया के पूर्वी जो क्षेत्र है व्लादिवोस्तोक वहां तक क्या करें शिप के द्वारा पहुंच पाएं। इसकी कनेक्टिविटी की भूमिका पर भी यहाँ पे चर्चा हुई है, यानी कि यहाँ पे न केवल बात उनके आपसी सहयोग की देखी गई है बल्कि वहाँ पे क्या किया है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बात कही गई है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने रूस के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से जो रसिया का जो उत्तर पूर्वी सुदूर पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक विकास नहीं हो पाया वहाँ पर और भारतीय राज्यों के मध्य अधिक अंतर क्षेत्रीय सहयोग की आशा व्यक्त की है। रसिया को लगता है कि भारत में सहयोग करेगा। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की अपनी इस बैठक में कि अफगानिस्तान के संदर्भ में दोनों देशों का दृष्टिकोण जो है और चिंताएं लगभग एक समान है और दोनों ही देश अफगानिस्तान पर परामर्श और सहयोग के लिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी स्तर पर तैयार किए गए द्विपक्षीय रोड मैप की सराहना भी की है कि कैसे न करके वहाँ पर शांति आए। ये सब प्रमुख बिंदु थे जिसमें क्या हुआ था दोनों देशों ने एक दूसरे पर सहयोग व्यक्त किया है। साथ ही साथ अगर हम देखें इस बैठक का महत्व की अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए भारत और रूस के मध्य में शांति, मित्रता और सहयोग संधि जो कि 1971 में हुई है जिसे द ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन जिसको माना जाता है उसको 5 दशक हो चुके हैं। साथ ही साथ डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अर्थात सामरिक साझेदारी घोषणा के भी लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, 2 दशक हो चुके हैं। तो ये पारस्परिक विश्वास, एक दूसरे के मूल राष्ट्रीय हितों के लिए सम्मान, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर दृष्टिकोणों की समानता सहित लंबे समय तक और समय के साथ परखे जा चुके भारत रूस संबंधों का एक प्रतीक है। इसी में 2+2 डायलॉग की बात की गई है। तो आपसे अक्सर क्वेश्चन आता है कि 2+2 किस लिए किनके द्वारा आयोजित किया जाता है, मतलब कौन कौन से किसमें इसमें 2+2 मतलब कि 2 हमारे देश के मंत्री होंगे, 2 दूसरे देश के मंत्री होंगे, आपस में बात करेंगे तो ऐसे 2 मंत्री होंगे कौन, इसलिए मैंने फिगर लगा दिया। देखिए यहाँ पे राजनाथ सिंह है और एस जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये राजनाथ सिंह हमारे इस टाइम पे क्या है, रक्षा मंत्री हैं और ये अपने विदेश मंत्री हैं। तो 2+2 डायलॉग किनके बीच में होता है, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा 2+2 डायलॉग में कौन सी मंत्रालय शामिल होते हैं। तो 2+2 डायलॉग 2 देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच आयोजित की जाती है। ध्यान रखना इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। आमतौर पर जो ये डायलॉग होता है, जो वार्ता होती है, उसके उद्देश्य रक्षा, सुरक्षा और खुफिया तंत्र के अधिक इंटीग्रेटेड सहित द्विपक्षीय संबंधों को
रणनीतिक रूप से और मजबूत करना, साथ ही साथ एक तंत्र का निर्माण हो सके, ऐसी कोशिश की जाती है। अगर देखें भारत के लिए रसिया क्या महत्व रखता है, भारत के लिए क्या महत्व है रसिया का, तो भले ही भारत ने अपना रक्षा व्यापार भागीदारों में विविधता ला रहा है, पहले हम केवल रसिया पर डिपेंड थे, अब इजराइल से भी चीज़ें ले रहे हैं और अमेरिका से भी ले रहे हैं। लेकिन आज भी देखा जाए तो भारत की रक्षा सूची के लगभग 70% जो भागीदारी देश है वो रसिया अभी भी बना हुआ है, नंबर 1 पे हम रसिया से चीज़ें ले रहे हैं। इसके अलावा भारत का रसिया एकमात्र ऐसा रक्षा भागीदारी है जो अभी भी भारत को परमाणु पनडुब्बी जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी देने के लिए तैयार है, जो हमें एटॉमिक पनडुब्बी दे वही देगा, इकलौता भी राज्य है। इसके अलावा रसिया और चीन के मध्य जो नए सामरिक संबंध उभर रहे हैं वो भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अगर हमने रसिया से दूरी बनाई तो रसिया कहीं ना कहीं चाइना के पास चला जाएगा और वो कहीं ना कहीं हमारी जो रक्षा क्षेत्र होगा उसके लिए दिक्कत आएंगी, तो वहां से भी हमें उनके संबंध बनाना जरूरी है। इसके अलावा रसिया का विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के लिए अपने दृढ़ समर्थन को पुनः दोहराया कि रसिया हमेशा चाहता है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट है उसमें भारत को सपोर्ट करेगा। उसने आज भी बोला है सपोर्ट करेगा, तो इसलिए हम उसके सहयोगी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रसिया ऑलरेडी वहाँ पर स्थायी सदस्य है तो उसके पास वीटो पावर है। साथ ही साथ रसिया ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की जो मेंबरशिप है उसके लिए भी अपना हमेशा समर्थन दिया है। साथ ही साथ आतंकवाद, अफगानिस्तान, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ संघर्ष का समर्थन देने में दोनों देशों के पारस्परिक लाभ हैं। साथ ही साथ हम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, G20 और आसियान जैसे जितने संगठन हैं उनके हम दोनों सदस्य हैं, तो वहाँ पर भी आपको सहयोग की संभावना बनी रहती है। आइए देखते हैं अब उन टॉपिक को जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 3 से लिंक टॉपिक हैं और बात करेंगे कैंपा फंड के बारे में। तो आपसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कैंपा फंड किससे संबंधित है। ध्यान रखना, ये जो आपका वनों के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके पुनर्वित्त पोषण के लिए, क्योंकि इसका मतलब ये कैंपा की फुल फॉर्म अगर आती है तो इसका है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एंड कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो अभी तक इसने रुपया कितना बांटा है इसके बारे में देखते हैं। तो ये टॉपिक आपका पर्यावरण के संरक्षण, उसके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, उससे संबंधित विषयों से है। तो कैंपा फंड के तहत छत्तीसगढ़, ओडिशा को अधिकतम राशि दी गई है। ध्यान रखना कि पूरे इंडिया में सबसे अधिक छत्तीसगढ़, ओडिशा को कैंपा फंड मिला है। इसके प्रत्येक राज्य को लगभग 5700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही साथ झारखंड, महाराष्ट्र का भी तीसरा चौथा नंबर है, जिनको लगभग 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इतना तो रुपए दे दिया गया, करंट की बात है। अब देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कैंपा फंड क्या है, क्या चीजें हैं। तो कैंपा फंड क्या है, ये उद्योगों द्वारा अपने व्यावसायिक योजनाओं के लिए वन भूमि को नष्ट करने पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में लगभग यानी कि 10 सालों की अवधि में एकत्रित की गई 54,000 करोड़ रुपए की राशि के दीर्घकालिक लंबित बकाया से निर्मित कोष है। इसका मतलब ये है, अगर जब भी कोई इंडस्ट्री किसी ऐसे क्षेत्र में लगती है जहाँ पर क्या है वन क्षेत्र है और वन क्षेत्रों पर काटा जाता है, तो उन कटाई के बाद जितना उनमें क्या होता है जो कम मतलब क्षतिपूर्ति, मतलब जितनी भी वहाँ पर जो क्षति करते हैं उसकी पूर्ति के लिए वो रुपए देते हैं, उस रुपए को इकट्ठा किया जाता है। लोग इनके पास कैंपा के पास 54,000 रुपए इकट्ठा हो गया है, करोड़ रुपए। तो इसे क्षतिपूर्ति एक फंड है। साथ ही साथ इसको कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 या साथ ही इसको बोलते हैं द कैप एक्ट 2016 के अंतर्गत कैंपा फंड को निष्पादित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण बनाया गया था जिसका नाम है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसको कैंपा की स्थापना की गई 2016 में। हालांकि जो पिछला अगस्त है तक इस फंड के मैनेजमेंट को नियंत्रित करने संबंधी नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है कि फंड को कैसे मैनेज किया जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, जो जंगलों में क्षतियाँ होती हैं उनकी पूर्ति के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है। इसी में एक है बात कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। इसका मतलब क्या है कि जब हर बार वन भूमि का खनन या फिर जैसे उद्योग जो है जहाँ पर गैर वन उद्देश्यों के लिए जो उनका उपयोग किया जाता है वनों का, जहाँ पर गैर वन उद्देश्य हो या फिर क्या हो वन भूमि का खनन किया जाए, तो जो यूजर हैं उन एजेंसियों को वन भूमि के बराबर क्षेत्रफल में गैर वन भूमि में वनारोपण करने के लिए भुगतान करना होता है। मतलब कि अगर आपने 10 हेक्टेयर चीज को वहाँ पर माइनिंग की है तो 10 हेक्टेयर एरिया के लिए आपको इतना रुपया देना पड़ेगा कि दूसरे इलाके में जाकर उस 10 हेक्टेयर में क्या किया जा सके, वहाँ पर वन का वृक्षारोपण किया जा सके। या जब इसके लिए गैर भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो जो अवक्रमित वन भूमि है उसके दोगुने का भुगतान किया जाए। अगर मतलब कि अगर आपको वन भूमि नहीं मिल पाती कहीं और वन लगाने के लिए तो उसका लगभग डबल रुपया उनको दीजिए। तो इसकी जो निधि होती है उसको फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, तो जो नियम है उनके अनुसार जो कंपनसेटरी जो एफोरेस्टेशन फंड है उसकी 90% की राशि क्या होती है वो राज्यों को दे दी जाती है। शेष 10% राज्य के जो होता है वो केंद्र अपने पास रख लेता है और लोगों को और देने के लिए, मतलब अगर आपको वहाँ पे 1 लाख रुपए मिलते हैं तो 90 लाख उस राज्य के पास जाएंगे और 10 लाख रुपए केंद्र अपने पास रखेगा। और जो रुपया बचेगा इसका उपयोग क्या किया जाएगा, इसके उपयोग के लिए जो जितने भी वाटर साइडेड रीजन है अर्थात जल ग्रहण क्षेत्र हैं उनके उपचार के लिए, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न सहायता देने के लिए, वनों का प्रबंधन करने के लिए,
वन जीव संरक्षण में प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों या फिर गाँव को हटाकर उनका पुनर्वास करना, मानव वन जीव संघर्ष के मैनेजमेंट करने के लिए, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लकड़ी बचाने वाले उपकरणों की आपूर्ति और इससे संबंधित जितनी गतिविधियां हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए, उनको वित्त पोषित करने के लिए फिर इसका फंड का उपयोग कर लिया जाता है। ध्यान रखना, कैंपा फंड आपके वनों में क्षतिपूर्ति से संबंधित है, ध्यान रखना ये वन क्षेत्र से संबंधित है, तो इसके क्वेश्चन आ सकता है। बात करेंगे ग्रेटर ट्रिपालैंड के बारे में, जो कि आंतरिक अभी अभी क्या हुआ है, आंतरिक सुरक्षा के लिए जो चुनौतियां उत्पन्न नहीं है उससे संबंधित टॉपिक है। क्योंकि इसकी ग्रेटर ट्रिपालैंड की मांग क्यों की जा रही है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों के जो देसी समुदाय हैं अर्थात आदिवासी संगठन है, उन्होंने ग्रेटर ट्रिपलालैंड नाम से अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 2 है और आर्टिकल जो 3 है उसके तहत देश के सभी देशी समुदायों के लिए एक अलग राज्य गठित करे इस क्षेत्र में। आपको ध्यान रखना होगा, 2 क्या करता है राज्य के अंदर और 3 क्या करता है राज्य और देश के बाहर जो क्षेत्र है उनमें नए राज्यों का परिवर्तन करना, उनके नए नाम बदलना इनका काम है। तो अगर हम बात करें ट्रिपल आइलैंड के बारे में, एक किस जगह की बात की जा रही है, तो जो अगर हम नॉर्थ ईस्ट का मैप देखें तो भारत में जो आप यहाँ पे देखिए त्रिपुरा राज्य है इस जगह पे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। तो त्रिपुरा राज्य में इन्होंने क्या किया है, वहाँ पर अब कुछ और क्षेत्रों को जोड़कर उस इलाके का नाम ये त्रिपुरा त्रिपुरा को अब नया नाम दे रहे हैं कि त्रिपुरा, उसके कुछ क्षेत्रों को जोड़कर नया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाया जाए। तो देखते हैं आखिर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या है और क्या इसकी मांग चल रही है। मैप अगर आपने देख लिया हो तो ग्रेटर जो त्रिपुरा लैंड है ये मूल रूप से एक सत्तारूढ़ सहयोगी जनजातीय दल है जिसका नाम है इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, उसके द्वारा त्रिपुरा लैंड की मांग का विस्तार है। इसके तहत त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे जितने भी जो शेड्यूल ट्राइब्स लोग हैं उनके लिए अलग राज्य बनाया जाए। ये मांग किसने की है, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने। इस नई मांग ने त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र का जो स्वायत्त जिला परिषद है उसके बाहर स्थानीय क्षेत्रों या गांव में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी को प्रस्तावित मॉडल के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है कि न केवल स्वायत्त क्षेत्र बल्कि बाहर जितने आदिवासी रह रहे हैं उनको भी इस क्षेत्र में शामिल किया जाए। यह विचार केवल त्रिपुरा के आदिवासी परिषद तक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं केवल त्रिपुरा की ही बात की जा रही है बल्कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं त्रिपुरा के आसपास लगे हुए, जैसे असम है, मिजोरम है आदि में जो निवास करने वाले, यहाँ तक कि जो पश्चिम बंगाल के बंदरबन है, चटगांव है, खगड़ाछड़ी है और बांग्लादेश के जो अन्य समीपवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ रहने वाले जितना भी त्रिपुरिया हैं उन सबको शामिल करके राज्य बनाने की बात की गई है। इसमें आप देखिएगा मैप में तो इधर आपका जो मिजोरम है, ऊपर ये असम है, मेघालय है, इस क्षेत्रों को शामिल करके एक अलग राज्य बनाने की बात की जा रही है। अगर देखें आखिर मामला हुआ क्या है, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनका ये कहना है कि त्रिपुरा में एनआरसी को संशोधित करने की मांग अधूरी रहने और पिछले दिनों हुए सीएए के विरोध के कारण ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग उठाना उनका प्रमुख कारण है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन और साथ ही साथ यहाँ पे सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है वो सही से लागू नहीं हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं उनको अलग से बात की जाए। इसी से लिंक टॉपिक आज अपसपा का भी है। अपसपा की फुल फॉर्म अगर आई तो आती है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो इसमें क्या हुआ, 14 नागरिकों की हत्या हो गई नागालैंड में गलती से, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है। इसलिए वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफी रियो, तो रियो जी ने बोला है कि वहाँ से आप इसको हटाइए। और अक्सर ये उत्तर पूर्वी राज्य कहते रहते हैं, क्यों कहते रहते हैं इसके बारे में ये आपका टॉपिक है। आंतरिक सुरक्षा जो चुनौतियां होती हैं उनसे निपटने के लिए भारत देश ने क्या किया है, गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने, उससे लिंक की टॉपिक है। तो जो रियो है वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा है कि हर साल नागालैंड के लिए एक आसान क्षेत्र का टैग विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की उन्होंने आलोचना की है कि आप नागालैंड को बार बार आसान क्षेत्र के टैग दे देते हैं, तो आप सवाल लगा देते हैं उसको दूर हटाया जाए। उन्होंने केंद्र से ये भी कहा है कि इस कठोर जो अधिनियम है इसकी वजह से विश्व स्तर पर होने वाले भारत की आलोचना की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि पूरे वर्ल्ड में आपकी थू थू हो रही है, उसको हटाइए, ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर हम बात करें कि भारत में जो अफसपा है अर्थात आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये किन किन राज्यों में लगाया जाता है, तो पहले अब तो यहाँ तक है ये जम्मू कश्मीर में, पहले लद्दाख में भी था, पुराना नक्शा ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में, उसके अलावा संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में, असम के अंदर, नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हिस्सों में त्रिपुरा और कहीं कहीं पे ये क्या करते हैं मेघालय में, पूरा मेघालय इन राज्यों में लगाया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 राज्यों में प्रमुखता से लगाया जाता है। देखते हैं कि आखिर मामला है क्या, अभी हुआ क्या है। जो नागालैंड का एक जिला है मौन जिला, वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ लोग शाम को अपनी कारखानों, वहाँ पे 6 मजदूर थे, वो क्या हुए थे, वो अपनी खदानों से काम करके वापस आ रहे थे, तो वहाँ पर फायरिंग हुई। और क्योंकि उनका गृह मंत्रालय के जो वहाँ जो सैनिक थे, अर्धसैनिक बल थे, उन्होंने ये बोला है, उन्हें टिप मिली थी आतंकवादी समूह है, तो इसलिए उन पर फायरिंग की, 6 लोग वो मारे गए। बाद में वहाँ के लोकल लोगों ने देखा तो वापस गए, भीड़ उग्र हुई,
तो तब फायरिंग हुई दोबारा, तो 7 लोग फिर मारे गए, टोटल ऐसे 13 लोग मारे गए। बाद में उन्होंने क्या किया, स्थानीय लोगों ने इनकी गाड़ियों में आग लगा दी, तो ये मामला था। तो ऐसे बोला गया नागालैंड में अपने गाँव में लौट रहे जो दिहाड़ी मजदूर थे उनके समूह पर 21 पैरा कमांडो यूनिट अर्थात 21 पैरा कमांडो यूनिट के जवानों ने उनको हमला किया, उन्हें मार दिया। बताया जाता है कि सेना को इस क्षेत्र में एनएससीएन के आतंकवादियों को गुजरने की जो है उनकी सूचना मिली थी। तो इसके अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो जून 2021 में गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड क्षेत्र को अफसपा के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। गृह मंत्रालय की अगर बात मानी जाए, उनके अनुसार संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्रों में ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे यहाँ के नागरिक प्रशासन की सहायता करने के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है। तो उनको वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए अफसपा लगाया गया था। अगर अफसपा के अगर तात्पर्य की बात करें तो साधारण शब्दों में अफसपा के तहत जितने भी आर्म फोर्सेस हैं अर्थात सशस्त्र बल हैं, सीआरपीएफ है, इस टाइप के, वो अशांत क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने उनको सख्त दी गई है कि आप वहाँ पर क्या करिए, आप गश्त कीजिए और लोगों को सार्वजनिक व्यवस्था शांति स्थापित करने के लिए अगर हो सके कि वहाँ पर शांति उग्र होती भीड़ पर भी आप क्या फायरिंग कर सकते हैं। तो उनको कौन कौन शक्तियाँ दी गई हैं अफसपा के अंतर्गत, आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो जितने भी आर्म्ड फोर्सेज होते हैं वो किसी भी क्षेत्र में 5 या जो अधिक व्यक्तियों का अगर जमावड़ा होता है उन पे रोक लगा सकते हैं। 5 लोगों से अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, 5 या 5 से अधिक। इसके अलावा इन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून उल्लंघन करने संबंधी अगर उन्हें शंका भी होती है कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है तो वो चेतावनी देने के बाद वो बल प्रयोग भी कर सकते हैं अथवा गोली चलाने की भी शक्ति इनको दी गई है। पहला राइट ये मिला है उनको यहाँ पर। साथ ही साथ अगर उनको उचित संदेह होता है, तो ये सब उनके विवेक के ऊपर डिपेंड है, अगर उनको संदेह होता है तो सेना द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना वारंट के किसी के घर में घुसा जा सकता है, उनकी जांच की जा सकती है। और साथ ही साथ वहाँ पर क्या है कि अगर कोई अन्य जो वो हथियार रखते हैं वो उन पर प्रतिबंध कर सकते हैं। तो इस वाले साहब लगता है कहीं ना कहीं यहाँ मनमानी भी कर सकते हैं आर्मी वाले। और ऐसा नहीं कि जी जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मनमानी हो जाती है। इसके अलावा जो गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया कोई भी व्यक्ति है उसको एक रिपोर्ट तथा गिरफ्तारी के कारणों से संबंधित विवरण के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपा जाता है कि आप पकड़वान सौंप दीजिए। तो देखते हैं कि आसान क्षेत्र किसे घोषित करने की शक्ति कैसे है। तो जो आसान क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफसपा की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है जिसमें विभिन्न धार्मिक, नस्ली, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियां या समुदायों के बीच मतभेद होने या विवाद के कारण किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकते हैं। और वहाँ पर कोई इन चीज़ों की वजह से अगर विवाद होता है आपसी तनाव की वजह से तो उसको अशांत क्षेत्र घोषित कर देंगे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के राज्यपाल द्वारा या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासक होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, पूरे या किसी क्षेत्र के हिस्से तक ये अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, चाहे वो पूरे राज्य में कर सकते हैं या कुछ क्षेत्रों तक कर सकते हैं। अगर अफसपा की अगर समीक्षा की जाए तो 19 नवंबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिनियम के जो प्रावधान उन्होंने बनाए उनकी समीक्षा करने के लिए जो न्यायमूर्ति हैं पीबी जीवन रेड्डी उनकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने 2005 में अपनी कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनकी कुछ सिफारिशें क्या थी कि अफसपा को निरस्त किया जाना चाहिए और साथ ही साथ जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है ऊपा है 1967 उसमें भी उचित प्रावधान सम्मिलित किए जाने चाहिए क्योंकि उसका भी विरोध हो रहा है। विरुद्ध क्रियाकलाप जो निवारण अधिनियम उसका भी विरोध हो रहा है। इसके अलावा सशस्त्र बलों को और अर्धसैनिक बलों की जो शक्तियां हैं उनको स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाए और विधि के विरुद्ध जो ऊपा अधिनियम है उसको संशोधित किया जाना चाहिए। मतलब सशस्त्र बल मतलब आपकी आर्मी, अर्धसैनिक बल जो सीआरपीएफ वगैरह होते हैं उनके बारे में बात की गई, ये सब वगैरह होती हैं। इसके अलावा जो सशस्त्र बल हैं उनकी तैनाती किए जाने वाले प्रत्येक जिले में एक शिकायत सेल स्थापित की जाए, अगर कोई मिसबिहेव करते हैं उनकी शिकायतें हो सके, उनकी सुनवाई हो सके, ये बात कही गई है। इसके अलावा लोक व्यवस्था पर दूसरे जो प्रशासनिक सुधार आयोग की जो 5वीं रिपोर्ट है उसने भी अफसपा को निरस्त करने की सिफारिश की है। अगर नागा हत्याओं में अफसपा के खतरों की संकेत की बात की जाए तो जो अफसपा है उनके सशस्त्र बलों को हत्या करने का लाइसेंस देता है और जब सशस्त्र बल स्थानीय पुलिस को शामिल किए बगैर लंबे समय से चला आ रहा है, उसको स्थानीय लोगों की राय नहीं लेते हैं, बस लंबे समय से अपनी मनमानी करते हैं, इस तरह से शर्मनाक ऑपरेशन करते हैं और संदेश देता है कि केंद्र को नागालैंड में शांति प्रक्रिया की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ वहाँ पर क्या चाहती है, अपनी दम दिखाना चाहती है। अगर अफसपा के दिशा निर्देश के लिए बात की जाए तो नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1997 के फैसले में अफसपा के उपयोग के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी। उन गाइडलाइंस में क्या था कि घातक बल का उपयोग करने की शक्ति केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जाए। साथ ही साथ जो
जो मृत्यु करने की, आपको अगर मर्डर करने आपको हत्या करने की जो शक्ति है, वो किसी आसान क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित अनिश्चित परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाए। मतलब बेसिकली क्या है, उनको लोगों को चेतावनी दें, अगर आप क्या करें, जो मारने की जो बात है वो आखिरी पे करें, उससे पहले आप क्या करें, वहाँ पे शांति स्थापित करने की कोशिश करें, ऐसा इनका कहना है। बात करेंगे कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक में, क्योंकि ये भारत सहित दुनिया भर के देशों का रिप्रेजेंट करने वाली जो 62 सदस्यीय ये एक संस्था है, जो केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। जितने भी केंद्रीय बैंक होते हैं हर देश के, उनके हेड है ये अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक। इसकी स्थापना 1930 में जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड के माध्यम से एक अंतर सरकारी समझौते के तहत की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के बासेल वाले स्थान पे है, ध्यान रखना। यहीं से बेसल मानक 1, 2, 3 वो आपने पढ़े होंगे बैंकिंग संबंधित, तो वो स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। अगर उनको कुछ गाइडलाइन चाहिए होती है, सभी सेंट्रल बैंक वो इससे लेते हैं। ये अपनी बैठकों, कार्यक्रमों और बेसल प्रक्रियाओं के माध्यम से वैश्विक वित्त की स्थिरता का अनुसरण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समूहों की मेजबानी करता है और बातचीत की सुविधाजनक बनाना जैसे अपने कार्य करता रहता है। तो बेसिकली क्या है, समन्वय स्थापित करने का काम बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट करता है। आप देखिए बेसल जो जगह है स्विट्जरलैंड की, वहाँ पर इस टाइप की बिल्डिंग बनी हुई है, उसका कार्यालय है। बात करेंगे व्यापार करने की स्वतंत्रता की बात जो आई है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब कोविड महामारी की दूसरी लहर चल रही थी, उस समय पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट को निर्यात पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया प्रतिबंध का उद्देश्य वैध था, जो कि व्यापार करने की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की हमें अवहेलना करने के लिए पर्याप्त आधार रखता है। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो आरबीआई ने अदालत के लिए देश में महामारी की स्थिति में जो पीपीई जो किट जिनको बोलते हैं, पीपीई किट आपने नाम सुना होगा, उसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनके उत्पादों में पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया गया था। अगर आपको बता दें, व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वह हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत गारंटी है कि हम, और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस उसमें क्या किया जाए, कुछ उनमें प्रतिबंध लगाए गए हैं कि देश की अखंडता और चीज़ें बनी रहें, शांति उस टाइप के, ठीक है। इसी के साथ जितने करंट अफेयर का एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आप इसमें पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल अकाउंट लिखिए, उसमें आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसी तरह के और भी टॉपिक और भी सेशन से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।